नमस्कार। देश दिन भर देख रहे हैं, अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया गया। जनजातीय समुदायों द्वारा उपजाए जाने वाले श्री अन्न इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनजातीय आबादी के कल्याण के लिए लगातार कई तरह के कदम उठाते रहे हैं। इसके साथ ही वे देश की उन्नति और विकास में जनजातीय समुदाय के योगदान को उचित सम्मान भी देते रहे हैं। और ये पूरी खबर, बड़ी खबर, देश की जनजातीय संस्कृति को शोकेस करने के लिए बड़ी पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। दिल्ली के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय संस्कृति को शोकेस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कवायद करते हुए दिखाई देते हैं। जहां इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। विकास में जनजातीय समुदाय के योगदान का सम्मान लगातार वो करते आ रहे हैं और उसके लिए कई कदम भी उठा चुके हैं, जिसके मद्देनजर ये बड़ी कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। 27 फरवरी को इसका समापन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लघु वन उत्पाद होते थे जो एमएसपी के दायरे में आते थे। अब ये संख्या बढ़कर 7 गुना हो गई है। अब ऐसे करीब 90 लघु वन उत्पाद है जिन पर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दे रही है। 50,000 से ज्यादा वनधन स्वयं सहायता समूह के जरिए लाखों जनजातीय लोगों को इसका लाभ हो रहा है। देश में जो स्वयं सहायता समूहों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा है, उसका भी फायदा आदिवासी समाज को हुआ है। 80 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस समय अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। इन समूहों में 1.25 करोड़ से ज्यादा ट्राइबल मेंबर्स हैं। उसमें भी हमारी माताएं बहनें हैं। इसका भी बड़ा लाभ आदिवासी महिलाओं को मिल रहा है। भाइयों और बहनों, आज सरकार का जोर जनजातीय आर्ट्स को प्रमोट करने, जनजातीय युवाओं के स्किल को बढ़ाने पर भी है। इस बार के बजट में पारंपरिक कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा भी की गई है। पीएम विश्वकर्मा के तहत आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए सपोर्ट किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारी युवा पीढ़ी को होने वाला है। और साथियों, ये प्रयास केवल कुछ एक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। हमारे देश में सैकड़ों आदिवासी समुदाय हैं। उनकी कितनी ही परंपराएं और हुनर ऐसे हैं जिनमें असीम संभावनाएं छिपी है। इसलिए देश में नए जनजातीय शोध संस्थान भी खोले जा रहे हैं। इन प्रयासों से ट्राइबल युवाओं के लिए अपने ही क्षेत्रों में नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, जब मैं 20 साल पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बना था तो मैंने वहां एक बात नोट की थी
वहां आदिवासी बेल्ट में जो भी स्कूल थे, इतना बड़ा आदिवासी समुदाय था। खबर दिल्ली से, जहां बीबीसी इंडिया के दफ्तर में सर्वे आज भी जारी है। मंगलवार सुबह 11:30 बजे से चल रहा है सर्वे। आपको बता दें कि करीब 45 घंटे से बीबीसी दफ्तर में मौजूद है जांच का दल। और आपको बता दें, लगातार अब बीबीसी के दफ्तर में ये सर्वे किया जा रहा है। लगातार आज तीसरा दिन सर्वे का। 45 घंटे से बीबीसी के ऑफिस में आईटी का सर्वे तीसरे दिन भी जारी है। लगातार तीसरे दिन अब बीबीसी के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी में बीबीसी इंडिया के दफ्तर में इस वक्त जांच दल मौजूद है। करीब 45 घंटे से वहां पर जांच दल मौजूद है, जो कि सर्वे कर रही है। तमाम लेन देन और मुनाफे की पूरी हिस्ट्री की जांच की जा रही है। डॉक्यूमेंटेशंस का भी सत्यापन किया जा रहा है। आईटी का सर्वे लगातार तीसरे दिन भी 45 घंटे हो गए हैं, लगातार जारी है। और बीबीसी के ऑफिस से ये बड़ी खबर। बीबीसी के ऑफिस में लगातार इस वक्त सर्वे किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, बीबीसी ऑफिस में लगातार 45 घंटे हो गए हैं, अभी भी सर्वे जारी है, क्या कुछ अभी तक जांच में सामने आ पाया है? देखिए, अगर हम बात करें तो दिल्ली के बीबीसी दफ्तर पर आयकर विभाग का जो सर्वे है वो आज भी जारी है। और बीबीसी के वित्त और संपादक विभाग मिलाकर लगभग 10 वरिष्ठ कर्मचारियों को 2 रातों से घर पर नहीं जाने दिया गया है। जांच पड़ताल चल रही है। कुछ कर्मचारियों के फोन क्लोन किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बीबीसी की ओर से कहा गया है कि बीबीसी की ओर से अगर हम बात करें, कर्मचारियों को कहा गया है कि वो जांच में सहयोग करें और जिनके कंप्यूटर जांचे जा चुके हैं, जिनके कंप्यूटर खंगाले जा चुके हैं, उन्हें घर से काम करने को कहा गया है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हिंदू सेना ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद बीबीसी दफ्तर के सामने आईटीबीपी को भी तैनात कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आयकर विभाग बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर 2012 से लेकर अब तक पीयूष, क्योंकि लगातार विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है, विपक्ष ने तो अघोषित आपातकाल भी इसे बता दिया है और ये कहा जा रहा है कि लगातार क्योंकि सरकार के खिलाफ बीबीसी बोल रही है, इसकी वजह से ये आईटी का सर्वे किया जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें तो कोई भी संस्था हो, निश्चित रूप से सरकार के कानून को, नियम कायदे को, उस संस्थान को मानना पड़ता है। और यही कारण है कि तमाम तरीके की बातें कही जा रही है। और विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार इस तरीके की बातें कह रहा है और आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तमाम स्टेटमेंट जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से आईटी के अधिकारियों ने बीबीसी के मुख्यालय पर दिल्ली ब्यूरो पर रेड की है, लगातार सर्चिंग किया जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है, तो निश्चित रूप से संभवतः और भी कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। ठीक है, नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वही लखनऊ से खबर, जहां प्रदेश के कई जिलों में ईडी की छापेमारी देखी गई है। लखनऊ, फर्रुखाबाद, हरदोई, बाराबंकी में ये छापेमारी की गई। आपको बता दें कि स्कॉलरशिप घोटाले के मामले में ये छापेमारी चल रही है। कई और जगह पर छापेमारी की सूचना भी मिली है। फर्रुखाबाद में ओम प्रकाश गुप्ता के ठिकानों पर छापा मारा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी से ये तमाम जिले जहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में ईडी की छापेमारी की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ, फर्रुखाबाद, हरदोई, बाराबंकी में ये छापेमारी की जा रही है और कथित तौर पर स्कॉलरशिप घोटाले का ये पूरा मामला, जिसके तहत ये छापेमारी की जा रही है। कई और जगह जहां पर छापेमारी की सूचना खबर आ पाई है। फर्रुखाबाद में ओम प्रकाश गुप्ता के ठिकानों पर छापा मारा गया है। बड़ी खबर यूपी से, जहां तमाम जिले जहां पर छापेमारी की गई है। स्कॉलरशिप घोटाला कथित तौर पर कहा जा रहा है, जिसके मद्देनजर ये छापेमारी ईडी ने की है।
प्रदेश के कई जिले जहां लगातार ईडी सतर्क दिखाई दे रही है। ईडी का एक्टिव मोड पर, अलर्ट मोड पर होना, कई जिलों में छापेमारी की जा रही है। ईडी की तरफ से लखनऊ, फर्रुखाबाद, हरदोई, बाराबंकी ये तमाम जिले जहां पर छापेमारी की गई है। स्कॉलरशिप घोटाले का कथित तौर पर यह पूरा मामला, स्कॉलरशिप घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कई और जगह जहां पर छापेमारी की सूचना मिली है और खास तौर पर बात करें फर्रुखाबाद की, तो ओम प्रकाश गुप्ता के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है और ये लगातार हम आपको एक एक अपडेट इस खबर रहे हैं। तमाम जिले लखनऊ, फर्रुखाबाद, हरदोई, बाराबंकी ये तमाम जिले जहां पर ये छापेमारी की गई है और सूचना के आधार पर कई अन्य भी जगह जहां पर छापेमारी की गई है। बड़ी खबर यूपी से। यूपी में कई जिलों में ईडी की छापेमारी दर्ज की गई है। लखनऊ, फर्रुखाबाद, हरदोई, बाराबंकी ये जिला जहां पर छापेमारी की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीलेश, प्रदेश भर में ईडी की छापेमारी की जा रही है और कथित तौर पर बात करें तो घोटाला, स्कॉलरशिप घोटाले के तहत ये ईडी की छापेमारी की गई है। कई जिले लखनऊ, फर्रुखाबाद, हरदोई, बाराबंकी में छापेमारी की गई है। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास, क्या कुछ ये घोटाला मामला है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एक साथ ईडी की टीम ने छापेमारी की है। अगर हम लखनऊ की बात करें, फर्रुखाबाद की बात करें, हरदोई और बाराबंकी की बात करें, तो ये ऐसे जिले हैं जहां पर बड़े पैमाने पर इंस्टीट्यूट हैं और बड़े पैमाने पर जो छात्र हैं वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में जो छात्रों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी, समाज कल्याण विभाग की तरफ से या इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आवेदन होते हैं उनके द्वारा जो छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है, उसमें घोटाले का मामला जब सामने आया था उसके बाद से लगातार ईडी की रडार पर कई इंस्टीट्यूट थे। लखनऊ की अगर हम बात करें तो मैं इस समय लखनऊ का जो हाइजिया इंस्टीट्यूट है उसके बाहर मौजूद हूं, जहां पर पिछले 2 घंटे से लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं वो छापेमारी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि छापेमारी के दौरान जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको गेट पर तैनात किया गया है। किसी को भी अंदर से बाहर आने की इजाजत नहीं है, बाहर से अंदर जाने की इजाजत है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर कुछ आपके पास जानकारी है, इसकी सूचना किसने ईडी को दी और ईडी एकाएक इतनी सतर्क हुई, अलर्ट मोड पर तमाम जिलों में छापेमारी की गई है? खासतौर पर फर्रुखाबाद की बात करूं तो ओम प्रकाश गुप्ता के ठिकानों पर यह छापा पड़ा है। देखिए, बिल्कुल अगर हम फर्रुखाबाद की बात कर लें या लखनऊ की बात करें तो लगातार छात्रों के आरोप थे कि जब वो समाज कल्याण विभाग जाते हैं या फिर जहां से छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप है वहां से रिलीज होती है, जब छात्र वहां जानकारी लेने के लिए पहुंचते हैं कि उनकी स्कॉलरशिप आखिर किन वजहों से नहीं आई है, तो विभाग से पता चलता है कि छात्रों की स्कॉलरशिप रिलीज कर दी गई है, लेकिन इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं उन स्कॉलरशिप के पैसों को गबन कर गया, जिसके बाद लगातार जो है ईडी के पास ये तमाम शिकायतें गई और शिकायत मिलने के बाद ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बात करें अगर हम लखनऊ और फर्रुखाबाद, साथ ही साथ हरदोई और बाराबंकी की, तो तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है। ये हाजिया इंस्टीट्यूट है, इसमें अगर हम बात करें पढ़ाए जाने वाले कोर्सों की, तो इसमें बी फार्मा पढ़ाया जाता है, एम फार्मा पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ डी फार्मा और फार्मा डी की पढ़ाई यहाँ पर होती है। इन कोर्सों की अगर हम बात करें तो प्रति सेमेस्टर करीब 40 से 50 हजार रुपए खर्चा आता है। तो ऐसे में छात्रों को मिलने वाली जो स्कॉलरशिप है उसकी भी जो राशि की बात करें तो वो भी लाखों में पहुंच जाती है। तो ऐसे में अगर एक एक इंस्टीट्यूट ने कहीं 500 और हजार छात्रों की स्कॉलरशिप का गबन किया है तो ये करोड़ों का खेल एक एक इंस्टीट्यूट कर रहा है। तो ऐसे में ईडी के जो अधिकारी हैं वो एक साथ अलग अलग जगहों पर जहां जहां से शिकायतें आई थी वहां पर छापेमारी कर रहे हैं। अभी तक की अगर हम बात करें लखनऊ की, फर्रुखाबाद की, बाराबंकी की, हरदोई की, तो ईडी के यहाँ तमाम अहम दस्तावेज लगे हैं जो ये साफ कह रहे हैं कि जो स्कॉलरशिप का घोटाला हुआ है कहीं ना कहीं उसमें इन इंस्टीट्यूट के संचालन करने वाले जो मैनेजर्स हैं या इंस्टीट्यूट के मालिक हैं उन्होंने बड़ा खेल किया है। जो छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप थी क्योंकि लगातार शिक्षा के मद्देनजर प्रदेश में योगी सरकार कवायद करती हुई दिखाई देती है, कई कदम उठाए जाते हैं क्योंकि जो बेहद निचले स्तर पर स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए लगातार कवायद योगी सरकार करती हुई दिखाई देती है। और अगर हम बात करें निजी और खासतौर पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, तो स्कॉलरशिप के नाम पर ये बड़ा घोटाला जहां देखा गया है, अब क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है इन निजी संस्थानों पर? फोन कट गया मैडम, पैच करिए।
और बड़ी खबर मथुरा से, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और मीना मस्जिद विवाद मामला सामने आया है। मथुरा के न्यायालय में मीना मस्जिद पर आज सुनवाई होगी। पिछली तारीख पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नहीं हुआ था हाजिर, जिसके बाद आज ये सुनवाई होगी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पिछली तारीख को शामिल नहीं हुआ था सुनवाई के लिए। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के दावे पर यह सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मथुरा से यह पूरी बड़ी खबर, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और मीना मस्जिद विवाद मामला प्रकाश में आया है। मथुरा के न्यायालय में मीना मस्जिद पर आज सुनवाई होगी। बता दें कि पिछली तारीख पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हुआ था और गैर हाजिरी में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके बाद आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेश सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, मथुरा से पूरा मामला, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और मीना मस्जिद विवाद को लेकर आज मथुरा के न्यायालय में बड़ी सुनवाई होगी और कहा जा रहा है कि पिछली तारीख को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी शामिल नहीं हुआ था, हाजिर नहीं हुआ था, जिसके बाद अब ये सुनवाई की जाएगी। क्या कुछ दलीलें दोनों ही पक्ष की तरफ से पेश की जा सकती हैं? श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो याचिका है, एक तो एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा दायर की गई और एक याचिका दिनेश कौशिक जो कि हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, इनके द्वारा याचिका दायर की गई है। इस पर आज सुनवाई लगभग 2 बजे के आसपास कोर्ट जिला यहाँ मथुरा कोर्ट में होगी। इसमें जो याचिकाकर्ता है, इनका आरोप है कि यहाँ पर जो मीना मस्जिद है, इसके अंदर जो श्री कृष्ण जन्म के अवशेष थे उनको मतलब छिपाया जा रहा है उनको, मतलब यहाँ पर ये मस्जिद है, ये मस्जिद श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। इसके अलावा आज एक बहुत अहम फैसला महेंद्र प्रताप जो एडवोकेट हैं उनके मामले में आ सकता है। हो सकता है आज कोर्ट अपना ये फैसला सुनाए और कोर्ट ये भी आदेश दे सकता है कि ये सर्वे की मांग की गई है, इस सर्वे का भी कोर्ट आदेश दे सकता है। जी, क्योंकि लगातार इसकी मांग की जा रही है, हिंदू पक्ष का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, हिंदू पक्ष ने अपनी जो याचिका दायर की थी, इससे पहले उन्होंने हमेशा यही कहा है कि जो ये जन्मभूमि है, ये जिसमें मस्जिद बनी हुई है, सारा श्री कृष्ण जन्म का स्थान है। इसके अलावा जो औरंगजेब के समय पर यहाँ पर जो आक्रमण किया गया था, इसमें जो जैसे स्वास्थ्य के निशान थे, त्रिशूल थे, संग इत्यादि थे, इनको ले जाकर के इन्होंने आगरा में एक जो मस्जिद बनी हुई है उसमें इन्होंने एक सीढ़ियों के नीचे दबा रखे हैं। इन्होंने ये सब आरोप है। इसके अलावा हिंदू पक्ष का कहना यह है कि जो शाही ईदगाह है, ये जो ट्रस्ट है इनका, जो मुस्लिम पक्ष जो वो ट्रस्ट है, ये इन्होंने फर्जी तरीके से इसका जमीन मस्जिद का, ना इनके पास कोई कागजात है, ना कोई दस्तावेज है। अभी तक जो बिजली भी जला रहे थे वो भी ये चोरी की जलाते, इनका मुकदमा भी पंजीकृत हो चुका है। ये हिंदू पक्ष का कहना है। जी ठीक है, नजर बनाकर रखिए सुनवाई पर, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं भाकपा माले में पटना के गांधी मैदान में रैली करके केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। अरसे बाद हो रही रैली से राजधानी पटना लाल झंडे से पट गया। ऐतिहासिक गांधी मैदान में लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली में जुटी भीड़ को देखकर राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य गदगद दिखे। गांधी मैदान में भाकपा माले में महागठबंधन के अंदर अपनी ताकत दिखाई गई, तो वहीं बीजेपी से लड़ने का संकल्प भी लिया गया। आपको बता दें कि तमाम वक्ताओं ने केंद्र सरकार, बीजेपी, आरएसएस के खिलाफ जोरदार हमला बोलते हुए वे दिखाई दिए। 2024 के आम चुनाव में केंद्र सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प भी लिया गया है। भाकपा माले ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने जमकर हल्ला बोला और देश को बिगाड़ने में मोदी जी का हाथ है, ये सीधे तौर पर कहा गया। राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि रैली के बाद 16 से 20 जनवरी तक पटना में पार्टी का महाधिवेशन होगा। रैली में मोदी अडानी गठजोड़ नहीं चलेगा नारा भी लगाया गया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समाधान यात्रा के तहत पूर्वी चंपारण जिला को कई बड़ी सौगातें दी हैं। विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण करने के पहले उन्होंने जिला परिषद कार्यालय परिसर में बने जिला पंचायत संसाधन केंद्र, कोटवा प्रखंड के मच्छरगावा पंचायत में बने बायोगैस प्लांट और अपशिष्ट
प्रसंस्करण इकाई, सदर अस्पताल परिसर में बने ओपीडी भवन, सुगौली प्रखंड के उत्तरी सुगांव पंचायत के जीविका भवन का उद्घाटन किया है। इस दौरान उनके कार्यकर्ताओं ने देश का पीएम नीतीश कुमार जैसा हो जमकर नारेबाजी की। वहीं सीएम नीतीश के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, मैं शुरू से ही घूमते रहा हूं, मेरे यात्रा का मकसद काम को दिखाना है। हमारी यात्रा का मकसद तो यही रहा है ना, कार्यक्रमों के बारे में जानकारी लेना, विकास का जो काम है कितना हुआ, कितना वंचित है, और उसके अलावे और भी कहीं कोई भी जो ज़रूरत है और लोगों की इच्छा है, तो इन सब चीज़ों को जानने और समझने के लिए ही हमारी यात्रा है। और इसके बाद जो पूरा कर लेंगे और सबको बता दिया, इसके बाद एक एक चीज़ का कि जो करना है वो पूरा चीज़ को करना है, और जितना हम लोगों की वहीं सहरसा में पटना से आई 10 सदस्यीय निगरानी टीम ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्यालय में लेखपाल अधिकारी करुणानिधि सौरभ को 56,000 घूस लेते गिरफ्तार किया है। निगरानी के इस कार्रवाई से पीएचडी कार्यालय में हड़कंप मच गया। वहीं निगरानी डीएसपी खुर्शीद ने बताया कि एसडी रिफंड ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बिल को पास कराने के एवज में 56,000 रुपए की मांग की जा रही थी। निगरानी की टीम ने इसका सत्यापन किया। सत्यापन में सही पाए जाने के बाद कांड दर्ज करते हुए निगरानी की टीम ने कार्रवाई की। फिलहाल गिरफ्तार लेखा पदाधिकारी को निगरानी की टीम अपने साथ लेकर पटना के लिए रवाना हो गई है। वहीं आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कार्यालय सहरसा, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय सहरसा में करुणानिधि सौरभ, जो कि लेखा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं, उन पर आरोप था कि वो एसडी रिफंड और ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बिल के भुगतान के लिए परिवादी से 56,000 रुपये रिश्वत की राशि मांग रहे थे। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में सही पाया गया। उसके बाद कांड दर्ज करते हुए आज निगरानी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और उनको परिवादी से 56,000 रुपये रंगे हाथ घूस लेते हुए आज उनके कार्यालय, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय लोक स्वास्थ्य प्रमंडल सहरसा कार्यालय से गिरफ्तार किया गया। वहीं ठाणे महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के सहायक आयुक्त महेश आहिरे पर कल शाम टिमसी कार्यालय के बाहर जानलेवा हमला हुआ। दरअसल कुछ दिन पहले महेश आहिरे का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आला नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रह चुके जितेंद्र आवाड की बेटी को जान से मारने की सुपारी देने वाला ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा था। इसी के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए और उन्होंने महेश आहिरे पर देर शाम हमला बोल दिया। इस दौरान इस पूरे मामले में पुलिस ने जितेंद्र आवाड के साथ अन्य 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल महेश आहिरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारत के हिमालय की सीमा पर चीन लगातार हलचल तेज कर रहा है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 4800 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। भारत के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को चीन के मॉडल गांवों की प्रतिक्रिया माना जा रहा है। चीन सक्रिय रूप से भारत से लगी सीमा पर निर्माण कार्य को अंजाम दे रहा है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 2500 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। देश की उत्तरी सीमा के जो हमारे रणनीतिक महत्व के गांव का समग्र विकास इसमें हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इन क्षेत्र के लोगों को एश्योर्ड लाइवलीहुड और रोजगार के अवसर मिलें, ये प्रावधान किया जाएगा। अपने गांव में ही रहने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि माइग्रेशन पर चेक लग सके और उनके अपने गांव में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल सकें, पलायन रुक सके।
इस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है वो देश की सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। कैबिनेट में आज एक बहुत अहम फैसला लिया गया है, जिसके अंतर्गत 4,800 करोड़ रुपीस बॉर्डर एरिया पर वाइब्रेंट विलेज को डेवलप करने के लिए किया गया है। इसमें कुल 19 जिले हैं और 2,966 विलेज जो डेवलप होंगे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत होंगे। इसके जरिए जो वहाँ पर विकास होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सड़कें बनेंगी, अच्छे घर बनाए जाएंगे, बिजली का इंतजाम होगा, टेलीविज़न की सुविधाएं होंगी और जो फाइबर केबल बिछा करके इंटरनेट की सुविधाएं होंगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। पहले लोग वहाँ पर कुछ समय के लिए रहते थे और जगह को छोड़कर चले आते थे, लेकिन अच्छी सुविधाओं के होते हुए वो 12 महीने वहीं पर रहेंगे। बॉर्डर एरियाओं में डेवलपमेंट के साथ साथ सिक्योरिटी जो है वो कंट्री की सुरक्षित होएगी। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है और सराहनीय है। और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।